18 साल की उम्र में मुझे एक ऐसी बिगड़ी हुई लड़की मिली थी जिसे कोई अपनाना नहीं चाहता था। मैंने उसे बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका दिल कभी मेरे लिए नहीं पिघला। बाद में जब उसका असली प्यार वापस आया, तब मुझे समझ आया कि उसके अंदर भी नरमी और प्यार था, बस वो मेरे लिए नहीं था। जिस दिन मैंने उसे छोड़ा, उस दिन मैंने झूठ बोला कि मैं अभी वापस आता हूं, लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं आया। 7 साल बाद फिल्म के सेट पर हमारी फिर मुलाकात हुई। अब वह एक मशहूर अभिनेत्री और फिल्म फेयर विजेता बन चुकी थी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम्हें वापस लाने जाऊं? आखिर तुम गए कहां थे? मैं इतना घबरा गया कि हथेलियों में पसीना आने लगा। लियो रोयान मुझसे सिर्फ 5 मीटर पीछे खड़ी थी। अगर मैं एक बार मुड़ जाता तो हमारी नजरें मिल जाती। लियो मैडम, अगले सीन में आपकी मुलाकात अपने एक्स से होगी। आपको उसमें लगाव और बिछड़ने का दर्द दिखाना है। लगाव आपको सही नहीं लग रहा? वो अब मेरा एक्स है, उसके लिए क्या महसूस करना? उसकी आवाज पहले जैसी ही ठंडी थी, दूर दूर रहने वाली और हल्की सी चुभन लिए हुए। 18 साल की उम्र में वह मुझे इसी आवाज में धीरे से शाओ चाय कहकर बुलाती थी। पीछे बातचीत चलती रही। डायरेक्टर ने आगे क्या कहा मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन लियो रोयान की आवाज साफ मेरे कानों में गूंज गई। मैं कभी पुराने रिश्तों में वापस नहीं जाती, और उस पुराने रिश्ते के रूप में मैं भी खुद को उससे मिलवाना नहीं चाहता था। शूट खत्म होने के बाद हम दोनों अपनी अपनी राह चले जाएं, यही बेहतर था। तभी एक सहकर्मी ने अचानक जोर से मेरा नाम पुकारा। पीछे एकदम सन्नाटा छा गया। मैं जल्दी से प्रॉप्स उठाकर वहां से भाग गया। लियो रोयान मेरे पीछे नहीं आई। शायद उसने सुना ही नहीं, या फिर सुना लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। सेट सजाते समय मैंने अपने साथी से कहा, अगली बार मुझे श्याओ फांग बुलाना, श्याओ चाय मत कहना। क्यों? श्याओ चाय तो अच्छा नाम है, श्याओ फांग ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। वह हंस पड़ा और बात मान ली। असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के बाद ये मेरी पहली फिल्म थी। सेट पर आने से पहले ही मुझे पता था कि इसकी हीरोइन लियो रोयान है। वह फिल्मी परिवार की दूसरी पीढ़ी से थी। पूरी इंडस्ट्री के आधे संसाधन उसके पास थे, लेकिन सिर्फ पहचान ही नहीं, उसकी एक्टिंग भी शानदार थी। सिर्फ 25 साल की उम्र में वह बेस्ट एक्ट्रेस बन चुकी थी, और बदकिस्मती से मैं उसका पहला प्यार था। मैंने बहुत सोचा था कि ये काम स्वीकार करूं या नहीं, लेकिन इतनी अच्छी नौकरी छोड़ने का मन नहीं हुआ, इसलिए मैं आ गया। मैंने खुद से कसम खाई थी, वह मुझे पहचान नहीं पाएगी, वरना मेरा करियर खत्म हो जाएगा। क्योंकि 7 साल पहले हमारा ब्रेकअप बहुत बुरा हुआ था। मैंने उसे चिट्ठी में लिखा था, मुझे पहले से पता था कि तुम फिल्मी परिवार से हो। मैं सिर्फ तुम्हारे करीब इसलिए आया था ताकि तुम्हारे परिवार की खबरें निकाल सकूं। मुझे तुम्हारे जैसी बदमाश लड़की कभी पसंद नहीं थी। मुझे शांत और सभ्य लड़कियां पसंद हैं। अब दोबारा कभी मत मिलना। चिट्ठी में जितना बेपरवाह दिख रहा था, असल में जाते समय मैं उतना ही टूटा हुआ था। मुझे नहीं पता लियो रोयान ने वो चिट्ठी पढ़कर क्या महसूस किया होगा, लेकिन उसका स्वभाव बहुत गुस्सैल था। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो शायद मेरा करियर भी खत्म हो जाता। असल जिंदगी में लियो रोयान टीवी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। उसके जीन ही इतने कमाल के हैं। आखिर उसके माता पिता पुराने सुपरस्टार जो ठहरे। लियो रोयान की पर्सनैलिटी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। इतनी शालीन और सुंदर, स्कूल में तो जरूर सबसे खूबसूरत लड़की रही होगी। मैं लगभग खांस पड़ा। लियो रोयान स्कूल की क्वीन? बिल्कुल गलत। वह स्कूल की सबसे डरावनी लड़की थी। सब उसे दूर भागते थे। मैं आज भी नहीं भूल सकता जब मैंने उसे पहली बार देखा था। तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर सब लोग जल्दी जल्दी भाग रहे थे, लेकिन वह अकेली सड़क किनारे बैठी थी, जैसे उसके अंदर जान ही ना हो। जब मैं उसके पास पहुंचा तभी उसने सिर उठाकर मुझे देखा। उसकी आवाज बेहद रूखी थी, दफा हो जाओ। फिर भी मैंने चुपचाप उसके सिर पर छाता कर दिया। यहीं से मेरी और लियो रोयान की कहानी शुरू हुई। मैंने सिर झटक कर पुरानी यादें हटाने की कोशिश की। सेठ बहुत शोरगुल वाला था, इसलिए मैं सीढ़ियों के पास चला गया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, मैंने देखा लियो रोयान अंधेरे में खड़ी थी। वह मुझे उसी ठंडी नजर से देख रही थी जैसे 7 साल पहले देखा करती थी। सीढ़ियों के पास सन्नाटा था। मैं सिर झुकाकर निकलने लगा, तभी उसने मुझे रोक लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर? अभी अभी ग्रेजुएट होकर सीधे डायरेक्टर झांग के साथ काम मिल गया। काफी काबिल हो। धन्यवाद। उम्र कितनी है? 22। हम दोनों की उम्र बराबर है, फिर भी तुम मुझे मैडम बुलाते हो। सब लोग आपको मैडम ही कहते हैं, यहाँ तक कि 43 साल के असिस्टेंट डायरेक्टर भी। तो फिर एक बार और बुलाओ। लियो मैडम। अंधेरे में मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे लियो रोयान के होंठ हल्के से मुड़े हों। हालांकि उसकी मुस्कान में जरा भी गर्माहट नहीं थी, इतनी ठंडी कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फिर भी मेरे मन में एक उम्मीद थी, वह मुझे पहचान नहीं पाएगी। 7 साल पहले की तुलना में मैं पूरी तरह बदल चुका था। पहले मैं दुबला पतला बीमार सा लड़का था, अब लोग मुझे छोटा मोटा हैंडसम कहने लगे थे। यहाँ तक कि घर के रिश्तेदार भी मुझे पहचान नहीं पाते। फिर इस अंधेरे में वह कैसे पहचानती? लियो मैडम, आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। तभी उसने फिर मुझे रोक लिया। रुको, तुम्हारा नाम क्या है? फांग युआन। मेरा नाम फांग युआन है। पहले कभी कोई और नाम इस्तेमाल किया था? नहीं। लियो रोयान चुप हो गई और मेरी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। असल में पहले मेरा नाम फांग युआन ही था, बाद में मैंने बदलकर फांग श्याओचाय रख लिया। उसने कभी मुझसे झूठ बोला था, अब मैंने उससे एक झूठ बोल दिया। हिसाब बराबर। 11वीं की गर्मियों की छुट्टियों में मुझे सड़क के कोने पर लियो रोयान मिली थी।
उसने कहा था कि उसका कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, और मैंने उसकी बात मान ली। मुझे लगा वह भी मेरी तरह एक छोड़ा हुआ गरीब बच्चा है। जब मैं छोटा था मेरे माता पिता तलाक लेकर अलग अलग बस गए थे। दोनों के नए परिवार थे, नए बच्चे थे, लेकिन मुझे कोई नहीं चाहता था। मुझे मेरी मौसी के घर छोड़ दिया गया। मैं बचपन से बहुत शांत और आज्ञाकारी था, क्योंकि अगर अच्छा बच्चा बनकर रहो तो कम से कम खाना मिल जाता है। मैं और लियू रोयान एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। वह सिगरेट पीती, लड़ाई करती, हर तरह की शरारत करती थी, और मैं शांत, शर्मीला, जिसे पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं आता था। 12वीं में हम दोनों एक ही क्लास में आए। मैं पहली बेंच पर बैठता था, वह आखिरी बेंच पर। किसी को नहीं पता था कि उसका परिवार क्या करता है। यहाँ तक कि अफवाहें थीं कि उसके माता पिता ही नहीं हैं, कि वह बेघर है। स्कूल में हम अजनबियों जैसे रहते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि हर रात लियू रोयान मेरे बेसमेंट की खिड़की खटखटाती थी। मैं उसके लिए थोड़ा सा स्थान खाली कर देता, जहां वह जमीन पर सो जाती, और सुबह मौसी के उठने से पहले चुपचाप चली जाती, जैसे वह कभी आई ही ना हो। लियू रोयान अक्सर क्लास बंक करती थी और हर बार चोटिल होकर लौटती थी। उसकी मरहम पट्टी हमेशा मैं करता था। फांग शाओचाय, थोड़ा धीरे नहीं कर सकते? मुझे शाओचाय बुलाओ। ठीक है, शाओचाय जी। शाओचाय मेरा बचपन का नाम था, जो मेरी दिवंगत नानी ने रखा था। फांग शाओचाय से ज्यादा मुझे शाओचाय कहलाना पसंद था, क्योंकि लियू रोयान हमेशा मेरे यहाँ आकर सोती थी, तो मुझे लगता था कि वह मुझसे भी ज्यादा बेचारी है। और धीरे धीरे मेरे मन में एक और गलतफहमी पैदा हो गई। जब मैं किताब लाना भूल जाता और टीचर मुझे डांटते, तब लियू रोयान आखिरी बेंच से उठकर अपनी किताब मेरी डेस्क पर फेंक देती। जब दूसरे क्लास के लड़के मुझे परेशान करते, वह मेरे सामने खड़ी हो जाती। मुझे लगा हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं, लेकिन बाद में पता चला ऐसा कुछ भी नहीं था। लियू रोयान फिल्मी परिवार की बेटी थी। उसके घर में ढेर सारी लग्जरी स्पोर्ट्स कारें थीं। उसके एक जूते की कीमत में मेरे पूरे सीजन के कपड़े आ जाते। वह मेरे करीब सिर्फ इसलिए आई थी ताकि अपने परिवार को चिढ़ा सके। मेरी सोच अचानक टूट गई। जब मैं वापस सेट पर पहुंचा, किसी ने मेरे हाथ में मिल्क टी पकड़ा दी। गो झिंगचुआन फिर सेट पर आया है, पूरी टीम के लिए ड्रिंक्स लाया है। जल्दी देखो, इतना अमीर और हैंडसम लड़का और उसके साथ फिल्म क्वीन, क्या जोड़ी लग रही है। मैंने उधर देखा। लियू रोयान हल्का सा सिर झुकाए धैर्य से गो झिंगचुआन की बातें सुन रही थी। बाकियों की तरह मैं भी उस दृश्य से नजर नहीं हटा पाया। अचानक, जैसे उसे मेरे देखने का एहसास हुआ हो, उसने मेरी तरफ देखा। मैं तुरंत नजरें झुका गया। जब दोबारा ऊपर देखा, वह मुझे नहीं देख रही थी, जैसे वह पल सिर्फ मेरा भ्रम था। रोयान दी, शूट खत्म होने के बाद क्या आप मेरे साथ पेरिस फैशन शो चलेंगी? उसकी आवाज और अंदाज 7 साल पहले जैसा ही था, और मैं फिर अतीत में खो गया। हाई स्कूल के समय मैं और लियू रोयान सिर्फ साधारण सहपाठी थे, लेकिन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने के बाद उस गर्मियों में हम रिलेशनशिप में आ गए। लियू रोयान कभी बहुत रोमांटिक नहीं थी, लेकिन उसने मुझे ठुकराया भी नहीं। उसके मुंह से कभी मीठी बातें नहीं निकलती थी। फिर भी कुछ मामलों में वह अच्छी गर्लफ्रेंड थी। जैसे मैं बुलाऊं तो तुरंत आ जाती, और मुझ पर पैसे खर्च करने में कभी कंजूसी नहीं करती। लेकिन उसने कभी मुझे अपने दोस्तों से नहीं मिलवाया। एक बार मैं उसे सरप्राइज देने बिलियर्ड्स क्लब गया, लेकिन मुझे देखकर उसने चिढ़कर कहा, आगे से यहां मत आया करो। तब मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा उसका स्वभाव ही ऐसा है। फिर गु झिंगचुआन सामने आया। उसने बड़ी आसानी से उसे पुकारा, रोयान दी, आप यहाँ कैसे? देखो, मैंने नई फेरारी खरीदी है। फिर उसने मेरी तरफ देखा, ये कौन है? मैंने कहा, हेलो, मैं लियू रोयान का बॉयफ्रेंड हूँ। वह जोर से हंसा, मजाक मत करो, रोयान दी तुम्हें क्यों पसंद करेंगे? उनके होने वाले बॉयफ्रेंड तो मैं हूँ। हमारे परिवारों के बीच शादी तय है। लियू रोयान का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने गु झिंगचुआन को बाहर धकेलते हुए कहा, इसकी बात मत सुनो। मैंने उस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं की, लेकिन उसकी सफाई बहुत कमजोर थी। बाद में उसके माता पिता खुद मुझसे मिलने आए। तब मुझे पता चला वह सिर्फ किसी अमीर परिवार की बेटी नहीं थी। उसका परिवार लगभग आधी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर कब्जा रखता था। लियू रोयान के अपने माता पिता से रिश्ते खराब थे, इसीलिए वह जानबूझकर महंगे स्कूल छोड़कर साधारण स्कूल में आई थी। जानबूझकर घर नहीं लौटती थी। उसके माता पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। उन्हें यह तक नहीं पता था कि उनकी बेटी बाहर क्या कर रही है। उस दिन बातचीत खत्म होने से पहले उसके पिता ने मुझसे कहा, फांग, शायद तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, लियू रोयान बहुत विद्रोही लड़की है। वह तुम्हारे साथ सिर्फ हमें परेशान करने के लिए है। वह सच में तुमसे प्यार नहीं करती। पहले भी वह ऐसा कर चुकी है। अगर भरोसा नहीं तो देखना कि वह झिंगचुआन के साथ कैसी रहती है, जिसे वह सच में पसंद करती है। वह झिंगचुआन है, बस। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं, इसलिए उसे खुद अभी एहसास नहीं हुआ। फांग, तुम और हम लोग एक जैसी दुनिया के नहीं हैं। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर गई हो, और बाद में मुझे एहसास हुआ उसके पिता सही कह रहे थे। लियू रोयान मुंह से चाहे कहती रहे कि उसे गु झिंगचुआन परेशान करता है, लेकिन सच में वह उसके लिए बहुत धैर्य रखती थी। उसकी हर जिद मानती थी, उसके गुस्से को सहती थी। सबसे बुरा तो तब हुआ जब एक पल पहले गु झिंगचुआन मेरा मजाक उड़ा रहा था कि मैं गरीब हूं, और अगले ही पल जैसे ही लियू रोयान आई, उसने तुरंत मासूम और दुखी चेहरा बना लिया। रोयान दी, अभी फांग शाओचाय ने जानबूझकर मुझे कुनकुन पर धक्का दे दिया। मैं तो डर ही गई थी। लियू रोयान तुरंत नाराज हो गई। मैंने तुमसे कहा था ना, उसे परेशान मत करो। गु झिंगचुआन उसके पीछे खड़ा था और मुझे घमंडी मुस्कान के साथ चिढ़ा रहा था। उसी पल मुझे समझ आया, लियू रोयान कोई ऐसी बंजर डाल नहीं थी जिस पर फूल नहीं खिलते,
बस वो फूल मेरे लिए नहीं खिलते थे। अगस्त के आखिर में मैंने उसके माता पिता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उनकी मदद से मैं विदेश पढ़ने चला गया। मेरी परिस्थितियों में शायद वो मेरी जिंदगी का इकलौता मौका था विदेश में पढ़ने का। जिस दिन मैं जा रहा था, मैंने लियो रुयान से कहा, मैं चॉकलेट खरीदने जा रहा हूं। जैसे हमेशा करती थी, उसने तुरंत अपना वॉलेट निकाला। सबसे महंगी वाली लेना। मैं मुस्कुराया, जरूरत नहीं, मैं अभी जाकर आता हूं, मैं इंतजार करूंगी। लेकिन उसके बाद मैं कभी वापस नहीं आया। उसके माता पिता की शर्त के मुताबिक मैंने एक बेहद कठोर ब्रेकअप लेटर छोड़ दिया ताकि वह पूरी तरह मुझे भूल जाए। सिर्फ 3 महीने चला। हमारा पहला प्यार शरद ऋतु के आते ही चुपचाप खत्म हो गया। विदेश जाने के बाद मैंने अपना नाम बदल लिया और अपने सारे पुराने स्कूल दोस्तों से संपर्क तोड़ दिया। पहले मेरी मौजूदगी बहुत मामूली थी। लोग अक्सर मुझे तंग करते थे, इसलिए मैंने उस मुश्किल से मिली पढ़ाई के मौके को बहुत संभाल कर रखा। मैंने जिम जाना शुरू किया, अपने पहनावे और लुक पर ध्यान देना सीखा। नाम बदला, चेहरा बदला, और ऊपर से लियो रुयान के माता पिता ने भी जानबूझकर मेरी जानकारी छिपाई, इसलिए वह मुझे कभी ढूंढ नहीं पाई। उसकी नजरों में मैं शायद मर चुका था, लेकिन उसकी खबरें मुझे हमेशा मिलती रहीं। मेरे जाने के बाद उसने 1 साल दोबारा पढ़ाई की, फिर बीजिंग फिल्म अकादमी में दाखिला लिया। कॉलेज से ही उसका करियर चमकने लगा। कैमरे के सामने वो बेहद खूबसूरत और ठंडी लगती थी। कभी कभी उसकी हल्की सी मुस्कान फैंस का दिल हिला देती थी। उसमें पुराने दिनों की जरा भी झलक नहीं बची थी। शायद लोग बदल जाते हैं, मैं बदल गया था और वह भी बदल गई थी। एक दिन की शूटिंग खत्म होने के बाद मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन मेरे साथी उत्साह से भरे हुए थे। ओह माय गॉड, ये फोटो तो कमाल की है। लियो रुयान की एयरपोर्ट फोटो फिर ट्रेंड कर रही है। फोटो में लियो रुयान चुपचाप सामने देख रही थी। उसकी चाल ढाल अब भी शालीन थी, लेकिन उसकी आंखों में जैसे काली आग जल रही हो, बेखौफ और पागलपन से भरी हुई। जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा डरा दिया वो ये थी कि फोटो के कोने में उसकी नजर जिस तरफ थी, वहां धुंधला सा जो पीछे खड़ा इंसान दिख रहा था, वह मैं था। अगले दिन शूटिंग जारी रही, लेकिन हीरो के साथ अचानक हादसा हो गया और उसे अस्पताल जाना पड़ा। यह हीरो हीरोइन का बेहद अहम सीन था। शूट टालना नामुमकिन था। डायरेक्टर बहुत परेशान हो गया। आखिरकार उसने फैसला किया कि पहले लियो रुयान के शॉट्स किसी बॉडी डबल के साथ शूट किए जाएंगे और बॉडी डबल चुनने का अधिकार लियो रुयान को दिया गया। मैं भीड़ के सबसे पीछे खड़ा था, लेकिन उसकी नजर सीधे मुझ पर आकर रुकी। उसे ले लो। मैं पूरी तरह सन्न रह गया। डायरेक्टर को कोई आपत्ति नहीं थी, वैसे भी मुझे सिर्फ पीछे से दिखना था, लेकिन गलती से पहचान खुल न जाए, इसलिए मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे पूरा तैयार किया। जब मैं लियो रुयान के सामने जाकर खड़ा हुआ तो एक पल के लिए वह खो सी गई। मैंने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा भी नहीं। तुम बहुत नर्वस हो। मैंने कभी एक्टिंग नहीं की। तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बात सुनो और रिलैक्स रहो। जब तुम घबराते हो तो तुम्हारा शरीर अकड़ जाता है। कैमरे में वो बहुत अननेचुरल लगता है। पहले गहरी सांस लो, अपने आप को शांत करो। ठीक है, धन्यवाद लियो मैडम, थोड़ी देर में कैमरा सिर्फ मेरी तरफ होगा, तुम बस मेरे डायलॉग सुनना। और क्या? लियो रुयान ने मेरी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे पूछा, मेरी चॉकलेट? उसकी आंखों की वह जिद्दी चमक 7 साल बाद भी बिल्कुल वैसी ही थी। 7 साल हो गए, अब तक खरीद ली होगी, है ना? मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, मैं पकड़ा गया। लियो रुयान शायद बहुत पहले ही मुझे पहचान चुकी थी। और किस्मत देखो, यह वही सीन था जहां सालों बाद मिलने के बाद हीरोइन हीरो से अपने प्यार का इजहार करती है। कुछ पलों के लिए मुझे सच में लगा उसके बोले गए सारे डायलॉग असल में मेरे लिए थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? असल जिंदगी में लियो रुयान ने मुझसे कभी प्यार भरी बातें नहीं की थीं। सीन खत्म होने के बाद डायरेक्टर ने मेरी तरफ अंगूठा उठाकर कहा, कमाल कर दिया, तुम में सच में एक्टिंग का टैलेंट है। अभी तुम्हारी आंखों का एक्सप्रेशन बिल्कुल परफेक्ट था। क्या ऐसा हो सकता है कि हम दोनों बस अपनी असली भावनाएं निभा रहे थे? उसके बाद के कई सीनों में लियो रुयान ने खास तौर पर मुझे ही अपने साथ काम करने के लिए चुना। मेरा सिर दर्द करने लगा। लियो रुयान से बहुत सारे लोगों के फायदे जुड़े थे, यहां तक कि डायरेक्टर भी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसे समय में मुझे अपने पास बुलाना अगर बदला नहीं था तो और क्या था? मैं एक साधारण असिस्टेंट से सीधे उसका पर्सनल असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया गया। दिन के 18 घंटे मुझे लगभग हर समय उसी के आसपास रहना पड़ता था। लेकिन मैं सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर का काम नहीं कर रहा था। जैसे सेट पर भारी सामान उठाना, बाकी लड़कों की तरह मैं भी मदद करने गया। मैंने अभी आस्तीन ऊपर की ही थी कि लियो रुयान ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया, जाकर मेरे लिए मिल्क टी खरीदो। सिर्फ मिल्क टी ही नहीं, उसने ढेर सारे स्नैक्स भी मंगवाए। हालांकि वह आराम से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती थी, लेकिन वह जिद करके मुझे खुद भेजती थी। सच कहूं तो बाकी सहकर्मी मुझसे जलने लगे थे, क्योंकि काम के बहाने मुझे आराम करने का मौका मिल जाता था। लेकिन मजे की बात यह थी, जब मैं सब खरीद कर वापस आता तो लियो रुयान कहती कि उसका खाने का मन नहीं है। एक हफ्ते तक उसके साथ ऐसे काम करते करते मेरा वजन तक बढ़ गया। धीरे धीरे बाकी लोगों को भी कुछ अजीब लगने लगा। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वह सच में तुम्हें बहुत स्पेशल ट्रीट करती है। लियो रुयान की कंपनी ने इस फिल्म में पैसा लगाया है। उसने पहले वाले असिस्टेंट डायरेक्टर्स को तो डांट भी दिया था, लेकिन तुम्हें उसने कभी नहीं डांटा। ऐसी कोई बात नहीं, बस रहने दो। अगर वो मुझे परेशान न करे तो वही बहुत बड़ी बात है। सेठ पर फैल रही बातें जल्दी ही गुजिंगचुआन के कानों तक पहुंच गईं।
वह तुरंत सेट पर आ धमका। तो तुम हो रुयान दी के नए असिस्टेंट डायरेक्टर। इतनी कम उम्र में काम ठीक से कर लोगे? मिस्टर गु, कृपया लोगों को उनके चेहरे से जज मत कीजिए। गु जिंगचुआन ने होंठ टेढ़े किए और काफी देर तक मुझे घूरता रहा। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? शायद आपको गलतफहमी हुई है। तुम जैसे लोगों को मैंने बहुत देखा है, सिर्फ इसलिए कि रुयान दी तुम्हें महत्व दे रही है। ये मत समझना कि तुम ऊपर चढ़ जाओगे। मैं सलाह दूंगा कि अपनी औकात पहचानो, वरना आखिर में पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम रुयान दी के पुराने बॉयफ्रेंड जैसे लगते हो। तो वह तुम्हें इसलिए पास रख रही है क्योंकि तुम उसकी जगह भरने वाले बदले हो। ऐसा नहीं कि वो तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। रुयान दी उस आदमी से नफरत करती है, इसलिए ज्यादा खुश मत हो। मैंने सीधा पूछा, अगर नफरत करती है तो फिर उसी जैसा इंसान क्यों ढूंढ रही है? क्या ये विरोधाभासी नहीं है? गु जिंगचुआन तुरंत चुप हो गया, गुस्से में पैर पटकते हुए चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद मेरा दिल बुरी तरह उलझ गया। तो लियू रुयान सच में मुझसे नफरत करती है। और फिर उसी रात लियू रुयान ने अचानक मुझे मैसेज किया। उसने कहा कि मैं उसके लिए दवा लेकर आऊं। वह फिल्म की हीरोइन थी, उसे नाराज करना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं चला गया। मुझे लगा था कि वह फिर मुझे परेशान करने का बहाना ढूंढ रही है, लेकिन इस बार वह सच में बीमार थी। उसके माथे पर बड़े बड़े पसीने की बूंदें थीं। तुम्हें क्या हुआ? पेट में दर्द? तुम्हारी असिस्टेंट कहाँ है? वो चली गई है, समय पर वापस नहीं आ पाएगी। अजीब बात है, लियू रुयान को पहले कभी पेट की बीमारी नहीं थी। तुम्हारे पेट को क्या हुआ? जिस साल मैंने दोबारा परीक्षा की तैयारी की, उस दौरान ठीक से खाना नहीं खाया। खाना क्यों नहीं खाया? उसने हल्की झुकी आंखों से मेरी तरफ देखा और अचानक मुझे पुराने दिन याद आ गए। जब वह मेरे बेसमेंट में सोने आती थी तो मैं हमेशा उसके लिए खाना बचा कर रखता था। जब तक मैं अपना होमवर्क खत्म करता, वह अक्सर सब कुछ साफ कर चुकी होती थी। स्कूल की कैंटीन में नहीं खाती थी, बेकार लगता था। हाँ, ये बिल्कुल उसी जैसा जवाब था। तभी मेरी नजर मेज पर गई। वहां गरम गरम खाने से भरी पूरी टेबल सजी हुई थी। पेट दर्द कर रहा है, खा नहीं पा रही, तो काफी अफसोस की बात है। मैं तो रोज सेट का घटिया खाना खाकर परेशान हो चुका हूँ। तुम खा लो, वरना बेकार जाएगा। अगर नहीं खाना तो फेंक देना। मैंने डिस्पोजेबल चॉपस्टिक्स खोली और टेबल के पास बैठ गया। मैं चुपचाप खाना खा रहा था। कमरे में भी पूरी खामोशी थी। मुझे लगा लियू रुयान सो चुकी है, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा तो पाया कि वह मुझे देख रही थी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही हमारी नजरें मिली, उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई और वह फिर वही चेहरा बना बैठी, जैसे पूरी दुनिया ने उसका पैसा खा लिया हो। वह अब भी बिल्कुल पहले जैसी थी, जरा भी नहीं बदली। हम दोनों चुप रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। जब मैं जाने लगा तभी उसने अचानक कहा, श्याओ चाय, मेरा और गु जिंगचुआन का कोई रिश्ता नहीं है। पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है और आगे भी कभी नहीं होगा। मैंने विनम्रता से सिर हिलाया। लेकिन लियू मैडम, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी इस बात के बाद लियू रुयान कई दिनों तक मुंह फुलाए रही। खैर, शूटिंग खत्म होने वाली थी, लेकिन क्लाइमैक्स से कुछ दिन पहले एक हादसा हो गया। एक सीन नाव पर शूट होना था और उसी दिन तेज तूफानी हवा चल रही थी। साउंड रिकॉर्डिस्ट बाथरूम गई हुई थी, इसलिए मैं अस्थायी तौर पर उसकी जगह डेक पर खड़ा था। मेरे हाथ में मुझसे भी लंबा माइक्रोफोन था। नाव पहले से हिल रही थी, मैं ठीक से संतुलन भी नहीं बना पा रहा था। तभी तेज हवा का झोंका आया, मेरा पैर फिसला और मैं सीधे झील में गिर गया। लेकिन मुझे तैरना नहीं आता था। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और तभी मैंने किसी की घबराई हुई आवाज सुनी, श्याओ चाय। लियू रुयान ने बिना एक सेकंड सोचे सीधे पानी में छलांग लगा दी। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया, जैसे डर रही हो कि अगर उसने छोड़ा तो मैं फिर हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली, मैं एक अनजान कमरे में लेटा था। बेडसाइड टेबल पर हाथ से लिखा एक नोट रखा था। उस चिट्ठी में लिखा था कि उस दिन मेरे नकली मम्मी पापा से मिले थे। तुम जो रेंट पे थे, मैं तो बचपन से अनाथ थी। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मुझे पता चला कि वो मुझसे इतना प्यार करती है कि आज तक मेरा छाता संभाल के रखा हुआ है। और कहानी यहीं पर खत्म हो गई।